हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है गाइज, जिसमें हम जो है प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों, अब हमारा जो चलेगा वो है आपका मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि बाकी हम क्या करेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, हम देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस, इसे थोड़ा सा सेट कर लिया जाए। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो धीरे धीरे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों ये हमारा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो वास्को डी गामा है। तो गाइस, वास्को डी गामा का तो नाम सबने होप सुना ही होगा। ठीक है, इसमें तो वास्को डी गामा जो है गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह यानी कि कहाँ, कालीकट पर कब आता है? 20 मई याद रखना है तो रखिए, नहीं तो 1498 आपको याद होना चाहिए कि 1498 को पहुंचा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये कहाँ पहुंचता है कि भारत में जब सबसे पहले आता है तो वो कालीकट के तट पर आता है। बंदरगाह है कालीकट, वहां आता है। और कब आता है आपका? 1498 में आता है। कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। ठीक है, उसने यहाँ पहुंचकर भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, कहाँ का था गाइस? ये पुर्तगाल से आ रहा है। ठीक है, आया है और इसने सबसे यहाँ की क्या किया है, एक नए समुद्री मार्ग की खोज की है। फिर लिखा है कालीकट के उस वक्त जो शासक था ना वहाँ पे, उसका नाम था जमोरिन। ठीक है, तो जमोरिन ने क्या किया, इसका स्वागत किया। फिर है वास्को डी गामा के भारत आगमन से क्या है, पुर्तगाली और भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का क्या होता है, शुभारंभ होता है। यानी कहाँ और कहाँ जो है व्यापार स्टार्ट होता है? पुर्तगाल और फिर भारत के बीच में। ठीक है, तो हमने शासक देख लिया कौन था, जमोरिन था। कहाँ आया था ये जो वास्को डी गामा है? वो कालीकट के तट पर आया था, मतलब ये एक बंदरगाह था। कब आता है? 1498 में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है वास्को डी गामा ने, देखिए किसका व्यापार कर रहा है, ये कर रहा है काली मिर्च का व्यापार। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से क्या करा, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, और जिससे अन्य पुर्तगाली जो है व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब इसके बाद बाकी के जो व्यापारी थे वो भी बहुत इंडिया की तरफ क्या अट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि 1505 में, अभी हमने बात करी थी 14 गाइस, तो यहाँ लिखा है 1498 लिखा है गाइस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 1498 के जस्ट बाद 1505 आ गया, 5-6 साल बाद। ठीक है, तो 1505 में क्या होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये दूसरा नाम हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने वास्को डी गामा पढ़ा, दूसरा नाम हम देख रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा याद रखिएगा हमेशा। तो ये जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। मतलब जो अगर पूछा जाए जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था, अल्मीडा, यानी कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ठीक है, फिर व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसने एक क्या पॉलिसी स्टार्ट करी, जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, कौन लाता है? ठीक है, ये पॉलिसी लाता है अल्मीडा। ये पहला वायसराय और गवर्नर था। ठीक है, यानी कि शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया उसने। ओके, तो अल्मीडा के बाद आता है कौन, तीसरा नाम आता है गाइस यहाँ पे, अब आता है अल्फांसो। 3 नाम हो गए हमारा, एक हो गया गाइस, कहाँ गया, वास्को डी गामा, एक नाम हो गया हमारा। सेकंड नाम हमने देख लिया अल्मीडा, और थर्ड नाम देखेंगे हम अल्फांसो। ठीक है, सॉरी, पूरा नाम देखते हैं, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो इसमें ज़्यादातर क्या नाम बोला जाता है, अल्बुकर्क बोला जाता है। ठीक है, ये कब आ रहा है, 1509 में, ये 1505 में, और जो इससे पहले था वो 1498 में आया था वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस टाइम पे क्या बनता है, गवर्नर बनता है। ठीक है, तो 3 नाम हम देख चुके हैं। अब इसमें लिखा है 1510 में बीजापुर के जो शासक हैं यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन कर अपने क्या कर लिया, अधिकार में कर लिया। ठीक है, किसने, जो है अल्बुकर्क ने क्या करा, गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। फिर और छीना किससे था गाइस, ये भी साउथ में ही है आपका,
बीजापुर, ठीक है। फिर लिखा है इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला गया। किसको बोला गया? तो ये बोला गया अल्बुकर्क को, ठीक है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी गाइस? अभी हमने पढ़ा ऊपर, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? अल्मीडा, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है इसे, हो गया ये। फिर लिखा है अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा हिस्सा है? जैसे हम जाते हैं इंडिया, फिर अंडमान, फिर इधर हम जाते हैं जहाँ पे आपका आता है इंडोनेशिया का पार्ट आता है, आपका थाईलैंड वाला जो एरिया आता है ना, वो आपका है दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। थाईलैंड है, वियतनाम है, वो वाला पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। तो 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण जो मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। मतलब ये दो जगह और इसने कर लिया। चलिए, भारत में तो इसने कर ही लिया, गोवा पे किया, ठीक है, उसे अपने अधीन कर लिया था। फिर इसने कहा सपोज कि ये भारत है तो इसने यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पे कर लिया, और फारस की खाड़ी पे इधर भी कर लिया, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे? एक इसने कहाँ किया? मलक्का, और फारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमुज। गाइस ये आप देखेंगे, कहाँ देखेंगे? या तो आप एशिया के मैप में देखिए, जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है उसमें आपको हरमुज दिख जाएगा, ठीक है। तो या वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आप थोड़ा बहुत मैप भी देखते रहेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में बनी रहता है, एक इमेज बना रहता है। फिर लिखा है अल्बुकर्क के बाद जो है प्रमुख गवर्नरों में से नीनो डी कुन्हा, ओके। ये आ गया हमारा चौथा नाम, जिसका नाम जो लिखा है नीनो डी कुन्हा था, ठीक है। 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस, ओके। तो वास्को डी गामा ने भारत, फिर स्पेनिश था एक जिसका नाम था कोलंबस, वो कहाँ जाता है? उसने किसकी खोज करी? अमेरिका की। फिर एक ब्रिटेन का था जिसका नाम है कैप्टन कुक, ठीक है। कैप्टन कुक ने किसकी खोज करी? ऑस्ट्रेलिया की। फिर एक हॉलैंड के थे तस्मान, उन्होंने किसकी खोज? तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड, वर्तमान में जिसको बोला जाता है तस्मानिया, इसकी खोज, तस्मानिया और फिर न्यूजीलैंड, इन दोनों की खोज करी, ठीक है। तो चार नाम लिखा है, वास्को डी गामा लिखा है, कोलंबस लिखा है, आपका कैप्टन कुक लिखा है, और एक लिखा है तस्मान। तो इन्होंने किस किस की खोज करी? वास्को डी गामा इंडिया, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी, तस्मान ने आपका दो जगह की, एक तस्मानिया जिसको वर्तमान में बोला जाता है, पहले उसको बोला जाता था वॉन डीमंस लैंड, ठीक है, और तस्मानिया प्लस न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने करी। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, चलिए, तो यहाँ लिखा है पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में जो है प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कह सकते हैं उसको, का निर्माण किसने करवाया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, सॉरी, जो हमने थर्ड नाम पढ़ा था ना गाइज, ये वो है, क्या नाम है? अल्बुकर्क, ठीक है। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक भी बोला गया है, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने करवाया था 1500 के द्वारा 1503 में। कहाँ करवाया गया है गाइस? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? ये आप जरा मैप में देखिएगा कहाँ है, तो कोच्चि में करवाया गया था। फिर लिखा है अंदी जो है द्वीप और कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब गाइस ये कौन है? जो हमने सेकंड नाम पढ़ा था ये वो वाला बंदा है, ठीक है। फर्स्ट नाम जो आपका है अल्बुकर्क, सॉरी, इसने कहाँ करवाया था? दुर्ग का निर्माण कोच्चि में करवाया था। और जो अल्मीडा है उसने कहाँ करवाया था गाइस? यहाँ पे एक है अंजी द्वीप और दूसरा है कन्नानौर, यहाँ पे 1505 में करवाया था। और जो अल्बुकर्क है उसने 1503 में करवाया था। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। मतलब कहा जाए कि यूरोप से या भारत से संबंध सबसे पहले यूरोपियों में से किसके थे? तो गाइस पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो देखेंगे आप कौन कौन आया था, कौन पहले आया था, उसके बाद कौन आया था। तो अगर हम इस तरह से देखें तो लिखा है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। ठीक है, हम कहाँ की बात करें? सिर्फ यूरोपीय कंपनी की। तो सबसे पहले हमने देखा पुर्तगीज आए थे, यानी कि पुर्तगाली आए। दूसरे नंबर पे गाइस कौन आते हैं? डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फिर आते एक मिनट, हाँ, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, और अंग्रेज जो है रुक जाते हैं काफ़ी समय तक, फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, सारा आएगा। तो इसमें लिखा है भारत, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्रम पूछा गया है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो यहाँ लिखा है भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कब?
1498 कौन आया था गाइस? वास्को डी गामा। तो ये आए, ठीक है। और सबसे अंत में जो है ये जो है वापस जाते हैं 1961 में, ये वापस आते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि गोवा पे अधिकार इनका बहुत बाद तक रहा है, मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगालियों का अधिकार रहा है, ठीक है। तो वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल क्या नाम है? मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1958 से लेकर 1961 तक था, ठीक है। यानी कि पुर्तगाली गोवा में एंड तक रहे हैं भारत के आज़ाद होने के बाद भी। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो है गोवा के गवर्नर जनरल जोसे फेरेरा बोसा था, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चि में पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। फिर लिखा है 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक क्या नाम है? गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अभी तक हमने देखा एक फैक्ट्री इन्होंने कहाँ बना ली? कोच्चि में बना ली। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ बना ली? कन्नूर में बना ली। फिर तीसरा इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति ली कहाँ पे? सतगांव चटगांव में। और किससे ली थी? वहाँ के जो शासक थे बंगाल के, उनका नाम था गियासुद्दीन महमूद शाह से ली थी, ठीक है। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में क्या है समुद्री लूटपाट के लिए जो है अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ हो गई गड़बड़, ठीक है। वो क्या हुगली को यूज़ करते थे समुद्री लूटपाट के लिए। तो अब भैया बंगाल का जो शासक है वो क्यों रहने देगा उनको यहाँ पे? तो क्या होता है कि 1632 में मुगल बादशाह जो था शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक जो पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। मतलब ये कहानी खत्म, मतलब ये हो गया यहाँ पे कि इन लोगों ने कुछ किया तो उसके बदले में जो भी है रिएक्शन आया और इनकी जो बस्तियां हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। फिर लिखा है कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो है जॉन चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए क्या हुगली के स्थान पर क्या है सुतानुती या सुतनौती कलकत्ता का स्थान को चुना, ठीक है। यानी कि फिर व्यापारिक केंद्र के लिए ही चुना गया, ठीक है। क्या सुतानुती या सुतनौती को मतलब कि कह सकते हैं कलकत्ता, ठीक है, अंग्रेजों के व्यापार के लिए, ठीक है गाइस। फिर लिखा है कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? कोच्चि में पहली जो फैक्ट्री आई थी पुर्तगालियों की, ठीक है। तो 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ कौन? कोच्चि। 1599 में इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर एडवेंचर्स नामक दल ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना करी। मतलब इसने कहा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना गाइस, इसी का नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया। तो जो भारत है वो ईस्ट इंडिया में था, ठीक है। तो इसकी स्थापना करी। गाइस कब की बात हो रही है? हाँ हो रही है बात 1599 की, ठीक है। तो फिर बात हुई, देखिए गाइस जो पुर्तगाली था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पुर्तगालियों का हमने 3-4 नाम पढ़ लिए, ठीक है। वास्को डी गामा, चलिए तो हमने बस 3-4 नाम पढ़े हैं गाइस। एक हमने पढ़ा आपका वास्को डी गामा, दूसरा है अल्मीडा, तीसरा था अल्बुकर्क गाइस, ये रहा हमारा तीसरा नाम अल्बुकर्क, और नीनो दी कुन्हा। 4 नाम पढ़े, 4 में हमने पुर्तगालियों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर हम अब जो है अंग्रेजों का थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा 1599 में तो यहाँ पे कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, जो दूसरा वाला नाम है ना दी गवर्नर एंड दी, ओके गाइस ये रहा दी गवर्नर एंड दी कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। गाइस ये नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो दिसंबर क्या होता है 1600 में जो ब्रिटेन की जो महारानी है गाइस सबको पता है कौन है? एलिजाबेथ प्रथम।
ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए गाइस अनुमति दी है या अधिकार पत्र दिया है, लेकिन सिर्फ 15 वर्षों के लिए। ये नहीं कहा कि भैया जाओ और हमेशा जब तक मन है तब तक करो, 15 साल के लिए अनुमति मिलती है, ठीक है। तो इस दौरान भारत का जो बादशाह था कौन था गाइस, इस टाइम जो है जब एलिजाबेथ कंपनी को अनुमति देती है तो भारत में अकबर था, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड हम जानते हैं 1556 से लेकर है 1605 का टाइम है गाइस। हमने देखी मध्यकालीन भारत अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज हम लोग को है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं आने वाले। तो अकबर आया 1556 से लेकर 1606 में भारत में ही था, ठीक है, तो मुगल बादशाह था, ठीक है। तो उसके टाइम में इन्हें अनुमति मिलती है भारत में व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए। तो लीवेंट कंपनी को क्या होता है 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो है प्राप्त हुआ था। फिर आता है, देखिए अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है, राइट। अकबर का जो बेटा होता है जहांगीर, तो अब उसके बाद तो जहांगीर आएंगे। तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम, ठीक है गाइस, ये नाम भी याद रखिएगा कि कहाँ पहले कहाँ, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई है भारत में आके। तो इसने कहा 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। चलिए ये भी याद रखिएगा, ये जो पहला 1611 में हुआ है वो अस्थायी है, ना कि स्थायी। अब 1613 यानी कि 2 साल बाद सूरत में स्थायी कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। यानी इसने कहा स्थायी कारखाना जो है अंग्रेजों का, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, बार बार मैं उसको बोल रही हूँ। तो ये 1613 यानी कि सूरत में स्थायी कारखाना, अस्थायी तो चलिए ठीक है मसूलीपट्टनम में है, लेकिन जो स्थायी है वो सूरत में। और सूरत तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस कि ये सूरत में कब इनकी जो है फैक्ट्री आई, तो इनकी फैक्ट्री सूरत में कब आई, इस तरह से पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे लिखा ये, सूरत में जो डच हैं, डचों द्वारा फैक्ट्री कब आती है 1616 में, अंग्रेजों द्वारा कब आती है 1613। याद रखिएगा ये कि डच कब आए, मतलब डचों ने कब फैक्ट्री स्थापित करी सूरत में, तो अंग्रेजों ने कब स्थापित करी। फ्रांसीसियों द्वारा गाइस कब होती है 1668 में होती है, ये डेट याद रखनी है, ठीक है। अंग्रेजों की 1613, जो डच हैं उनकी 1616 और फ्रांसीसी हैं 1668, तो ये याद रखिएगा। फिर लिखा है थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को क्या है स्वाली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट की बात हो रही है और 1668 की बात, पुर्तगाली को हराया था, ठीक है। फिर आता है 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की जो राजकुमारी है कैथरीन से होने पर, देखिएगा इस क्या लिखा है यहाँ पे, एक तो हो गए आपके पुर्तगीज, राइट, एक तो हो गए पुर्तगीज, एक हो गए आपके इंग्लिश। तो इनके जो यहाँ पे जो राजकुमार थे, राइट, तो उन या सम्राट थे जिनका नाम क्या था गाइस, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। अब इनकी शादी किससे होती है, जो पुर्तगीज होते हैं ना, पुर्तगाली होते हैं, उनकी जो राजकुमारी हैं जिनका नाम है कैथरीन, ठीक है। तो कैथरीन से इनकी होती है शादी। अब क्या कहानी आती है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब मुंबई है इनके पास, मुंबई या उस टाइम बोलते थे बम्बई, ठीक है, तो मुंबई है पुर्तगालियों के पास। अब ये क्या करते हैं, जब इनकी शादी होती है ना इनकी राजकुमारी कैथरीन से, तो ये मुंबई इनको दान में दे देते हैं, दान में दे देते हैं, डाउरी कह सकते हैं, दहेज या कुछ भी कह सकते हैं, इनको गिफ्ट कर दिया। मुंबई जो है उपहार के रूप में जो है प्राप्त हुआ था। अब क्या करते हैं, जो ये अंग्रेजों के पास अब आ गया ना, जो आपके चार्ल्स द्वितीय हैं इनके पास बम्बई आ जाता है। अब ये क्या करते हैं 1668 में, शादी की कहानी है 1661 की, 1668 यानी 7 साल बाद ये क्या करते हैं 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ये दे देते हैं बम्बई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों की शादी होती है, गिफ्ट में उनको जो चार्ल्स द्वितीय हैं उनको मिलता है बम्बई, बम्बई ये दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, ठीक है। बम्बई के अंग्रेज जो गवर्नर है जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल जो बादशाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो मतलब उन्होंने क्या किया, बस वहाँ पे डेरा डाल लिया जो बंदरगाह है उन पे, और जो
वो हज के लिए जा रहे होते हैं लोग, यात्री, उनको क्या करा, बंदी बना दिया। ये पश्चिमी तट की बात हो रही है, बम्बई और पश्चिमी समुद्र की बात, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि ये हमारे भारत का गुजरात है, तो यहाँ हो गया गाइस आपका बम्बई, और ये हो गया पश्चिमी समुद्र, ठीक है, भारत का। तो यहाँ पे डेरा डाल लिया, और जो हज यात्री हैं उनको इन्होंने बंदी बना लिया। तो फलस्वरूप क्या होता है, अब फिर यहाँ पे भी एक रिएक्शन आना चाहिए। तो अब क्या होता है, जो औरंगजेब है, ये देखिए अकबर आते हैं गाइस, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आ जाते हैं। तो औरंगजेब का टाइम चल रहा है ये। तो औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया इन लोगों को, अंग्रेजों को। तो कौन थे उस वक्त, ये थे जॉन चाइल्ड। फिर लिखा है कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक और अंग्रेजों के, मतलब कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है गाइस, तो इसमें लिखा है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो कब हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, 1746 से लेकर 48, 2 साल का है। और जो ऑस्ट्रिया है गाइस, ऑस्ट्रिया है यूरोप में, ठीक है। थोड़ा आप यूरोप का मैप देखिएगा तो आपको ऑस्ट्रिया दिख जाएगा। तो जो ऑस्ट्रिया है आपको कहाँ दिखेगा, जो जर्मनी के पास में दिखेगा, राइट। जैसे ऐसे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ऐसे करके आपको दिख जाएगा। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है। मतलब कहानी ये समझो कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया कहाँ पे है आपका, यूरोप में है, ठीक है गाइस। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, ठीक है। कहानी है तभी की, तभी वहाँ पे जो है ना भारत में कर्नाटका का युद्ध होता है, उसी समय का है, ठीक है। जो वहाँ लड़ रहे हैं वो यहाँ लड़ रहे हैं। तो जो 1740 में आरंभ हुआ था, ठीक है, का विस्तार मात्र है। कौन सा, देखिए ऑस्ट्रिया में जो युद्ध, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है ना, उसका ही विस्तार मात्र है क्या, आपका जो कर्नाटका का प्रथम युद्ध है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अब यहाँ लड़ कौन कौन रहे हैं, यहाँ एक तो लड़ रहे हैं अंग्रेज और लड़ रहे हैं फ्रांसीसी। भारत में भी यही हो रहा है, कर्नाटका में अंग्रेज और फ्रांसीसी ही लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी अंग्रेज और फ्रांसीसी ही लड़ रहे थे। लड़ाई वहाँ शुरू हुई थी ऑस्ट्रिया में, लेकिन वही है ना कि वहाँ पे जब स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे बाकी जगह पे भी जहाँ जहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी होंगे लड़ाई तो होगी ही। तो वही कर्नाटका में भी स्टार्ट हो गई। तो 1746 में युद्ध जो है प्रारंभ हो गया, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटका में। और जो ऑस्ट्रिया में स्टार्ट हुआ था वो 1740 में हुआ था, उसका ही विस्तार मात्र था आपका कर्नाटका वाला। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। मतलब यहाँ पे युद्ध का जो कारण बना वो ये कि उनके जो फ्रांसीसियों का जो जहाज है उस पर अधिकार कर लिया गया अंग्रेजी सेना द्वारा। फिर है प्रथम कर्नाटक के युद्ध के समय ही कर्नाटक के जो नवाब हैं अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है। तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने जो है अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को कर दिया पराजित, ठीक है। मतलब फ्रांसीसियों के लिए सेना भेजी थी, लेकिन यहीं जो नवाब की जो सेना है वो हो जाती है पराजित। तो यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटका का जो प्रथम युद्ध है वो भी हो जाता है समाप्त। फिर लिखा है इसमें एक्सला सापिल की संधि हो जाती है, ठीक है। क्या एक्सला सापिल की संधि हो जाती है, कब होती है गाइस, जब भी युद्ध खत्म होता है, युद्ध खत्म होने पे संधि होती है, या संधि होती है और युद्ध खत्म हो जाता है। 1748 की बात है से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। फिर है मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। मतलब जब संधि हो गई तो जो मद्रास है वो अंग्रेजों को दे दिया गया। फिर आता है डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ये नाम हो जाता है इम्पोर्टेंट डुप्ले, मतलब वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे भारत को जीतना आसान हो गया, ठीक है। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त कराया और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इसका मतलब क्या हुआ, डुप्ले ने कुछ ऐसा किया तो जो भारत में राजा वाजा थे तो उनसे कहा भैया अगर आपको क्या है अपनी सुरक्षा चाहिए तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी सेना आपके
राज्य में रख देते हैं, ठीक है, उसका खर्चा आप दो, ठीक है। तो यही रहा कि सेना इनकी है, खर्चा ये दे रहे हैं, तो खर्चा ये लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब जो अंग्रेज हैं, डुप्ले हैं, उनकी सेना पर खर्चा ये लोग नहीं कर रहे हैं, जो भारतीय राजा हैं वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने उनका जो उनके जो उनकी जो राजनीति है उसमें भी हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से क्या होता है, यूरोपीय साम्राज्य की नींव पड़ती है। मतलब उन जिस सेना पे वो लोग खर्च कर रहे हैं, यानी कि राजा लोग खर्च कर रहे हैं, वो सेना उन्हीं को मार रही है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और सेना किन की है, अंग्रेजों की है, ठीक है, या फिर जो फ्रांसीसी हैं उनकी थी, ठीक है। अब लिखा है लुई 14 के मंत्री, लिखा है कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब एक और आ गया, यानी कि गाइस हमें नाम याद रखना है, यहाँ पे ये नाम नहीं चलेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है तो सबको पता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ठीक है, ये पता होना चाहिए बस, लेकिन ये है नहीं इसलिए। तो कब होती है, 1664 में होती है, लुई 14 के द्वारा होती है, और इसका जो नाम है ना गाइस ये है, इसका नाम ये है कंपनी डेस इंडेज ओरिएंटलेस, ठीक है, ये नाम है फ्रेंसिस जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, कंपनी डेस इंडेज ओरिएंटलेस, ठीक है। अब लिखा है फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है राज्य द्वारा हुआ, और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट, जैसे अभी ना गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक कंपनीज होती है ना, वैसा कुछ, यानी कि सरकार ही सब कुछ देख रही है, सरकारी मालिक है, सब कुछ सरकार है, ठीक है। कहानी थी जो आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी डेस इंडेज ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना होती है 1664 में, और 1599 में हमने किसकी स्थापना देखी थी गाइस, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण, ओके ठीक है देख लिया। फिर लिखा है 1667 में जो है फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, ठीक है। तो कंपनी है आपकी स्टार्ट हुई है 1667, और अभियान दल आ रहा है कंपनी 1664, अभियान दल 1667 की बात है। 1668 में क्या है, सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई। अभी भी हमने पहले पढ़ा था कि सूरत में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, या उसका जो व्यापारिक कारखाना है सबसे पहला फ्रांसीसियों का, वो 1668 में आता है, ठीक है। फिर लिखा है मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र जो है प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री कोटी स्थापित की गई, ठीक है। फ्रांसीसी कोटी स्थापित की गई, मतलब दूसरी फैक्ट्री ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। स्थापित की गई कहाँ, मसूलीपट्टनम में, पहली सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। फिर डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ करी, मसूलीपट्टनम में की, ठीक है, मसूलीपट्टनम में की। तो डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में कब है, 1627 में स्थापित हुई, ठीक है। इसके कुछ ही दिन बाद क्या होता है, डच पीपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल के डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 से शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। तो डचों की बात चल रही है, पीपली में कंपनी 1627 में, फिर ये पीपली से चले जाते हैं बालासोर, और सही तरीके से जो इनका व्यापार चलता है 1653 से शुरू होता है, ठीक है। उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट नाम से जाने जाता है, मतलब जानते थे। फिर यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से मिलता था, बिहार से प्राप्त होता था। मतलब ये समझिए यूरोपियों को, जो यूरोपियंस थे उनको जो शोरा है और अफीम वो कहाँ से मिलता था, बिहार से। फिर है अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। जब अंग्रेज आ जाते हैं, उनका शासनकाल चलता है, तो आप कहें कि भारत में जो है अफीम उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था या कौन सी जगह प्रसिद्ध थी, तो गाइस वो थी आपकी बिहार। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम देख लेते हैं फिर से। तो इसमें लिखा है पुर्तगीज आते हैं, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, डैन आएंगे, फ्रांसीसी। और इनकी कंपनियों की स्थापना का वर्ष भी देख लेते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ लिखा है पुर्तगीज कंपनी, जिसका क्या नाम था गाइस, एस्तादो डी इंडिया, ठीक है। ये आती है 1498 में। फिर आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 की बात है ये आती, इसका नाम है वेरिंग दे ओस्ट इंडेज कंपनी,
1600 में गाइस आती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम था गाइस, क्या पढ़ा था हमने, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ जो है लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया। फिर 1616 में आती है गाइस डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आती है 1664 में अपनी कंपनी डेज इंडेज ओरिएंटलेज, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारे नोट्स होते हैं ख़त्म। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं यहीं पे लगे हाथ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, वो लिखा है कि जो वास्को डी गामा है कालीकट आता है गाइस, हमने कब पढ़ा था, 1498 में वो कालीकट के तट पे आता है। ठीक है, अब इसकी जो व्याख्या है दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है। इस जो अभी हमने नोट्स पढ़ा है दोस्तों, वही इसकी व्याख्या है, इसमें कुछ भी एक भी लाइन नहीं है। नहीं लिखा है निम्न में से कौन जो है ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा आई थी गाइस, तो वो आई थी आपके जो सेकंड नंबर पे जो आपके आते हैं, मतलब पहले नंबर पे हम वास्को डी गामा मान रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे हम गाइस किसको मान रहे हैं, अल्मीडा हमने बोला था, तो इनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंधी संबंध स्थापित करने वाले थे। सबसे पहले मतलब भारत के साथ व्यापार किसने स्टार्ट किया था, मध्यकाल में। नहीं तो ऐसी बात करी जाए तो प्राचीन काल में भी बहुत सारे थे, बट हम मध्यकाल की बात करें तो गाइस वो कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, फिर लिखा है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस। फिर लिखा है जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना, तो गाइस जो हमने दूसरा नाम पढ़ा था अल्मीडा। ठीक है, सबसे पहला नाम हमने वास्को डी गामा पढ़ा था, बट ये ना गवर्नर था ना वायसराय था। ठीक है, जो पहला गवर्नर और वायसराय बनता है वो गाइस बनता है अल्मीडा। ठीक है, ये सब हम नोट्स में देख चुके हैं दोस्तों, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बहुत ही आसान है चैप्टर। लेकिन निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, मतलब ये कि वहाँ का शासक कौन था उस वक्त, तो गाइस कौन था, जमोरिन था। फिर यहाँ पे कुछ मैच कर, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा है कुछ यात्री हैं समुद्री यात्री और वो किस देश से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। ओके चलिए छोड़िए, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। हमें क्या पता है, एक वास्को डी गामा पता है जो कि आपका कहाँ से था, पुर्तगाली। ठीक है, तो आइए इसका तो आंसर मतलब देखिए ये है आपका सेकेंड, ए का 2 है, तो गाइस हमें आंसर तो मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। फिर लिखा है आपका कोलंबस। कोलंबस कहाँ से था गाइस, स्पेन से था, और इसने किसकी खोज करी थी, ऑस्ट्रेलिया की। फिर कैप्टन कुक ने करी थी, और नहीं सॉरी गाइस, इसने करी थी, स्पेन से था और इसने करी थी अमेरिका की खोज। कैप्टन कुक है, उन्होंने करी थी ऑस्ट्रेलिया की खोज, और ये कहाँ से थे, ग्रेट ब्रिटेन। अब तस्मान जो है हॉलैंड से है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने करी थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जो हमने वास्को डी गामा के बाद पहला नाम पढ़ा था वही था, यानी कि आपका कौन है गाइस, सॉरी नहीं, जो हमने ये है अल्बुकर्क, यानी जो हमने थर्ड नेम पढ़ा था वास्को डी गामा, फिर अल्मीडा, फिर हमने पढ़ा था अल्बुकर्क, ये था वास्तविक संस्थापक। ठीक है, आइए देख लेते हैं, हालांकि पढ़ चुके हैं हम ये भी। तो इसमें लिखा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक जो है प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की, और 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इसने क्या करा, गोवा को जीत लिया। ठीक है, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र पर जो है पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिर अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी स्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित, मतलब इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, यहाँ पे तो हमने सब कुछ कर लिया, अब अगर आपको भारत में अपने पैर मतलब कि जमाने हैं, ठीक है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तो जो पुर्तगाली मेल होते थे उनसे बोला, आदमियों से बोला कि भैया जो भारतीय महिलाएं हैं उनसे शादी करो। ठीक है, तो या फिर उनको क्या करा, प्रोत्साहित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। हाँ, तो लिखा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो लिखा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, तो दोस्तों ये है गलत। ठीक है, लिखा है अंग्रेजों ने ओके पहला ही गलत हो गया, चलिए ए ही गलत है, बाकी हमारे इसका मतलब सही है। पढ़ लेते हैं एक बार। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में, बिल्कुल सही है, कहाँ पे आए थे ये सबसे पहले, मतलब पहला कारखाना इनका था मछलीपट्टनम में था।
अस्थायी कारखाना था गाइस, ठीक है। सूरत में होता है इनका स्थायी कारखाना पहला। पूर्वी भारत के जो है अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना जो है लगाया। फिर लिखा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने क्या करा, 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था गाइस। जो हमने डुप्ले नाम पढ़ा था वो आपके कहाँ से थे, फ्रांस से थे। फिर इसमें लिखा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था गाइस। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ करवाया था, हमने कोच्चि में करवाया था। कोच्चि के बाद आता है कन्नौर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है जो भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने, अल्बुकर्क, जो हमने थर्ड नेम पढ़ा था वास्को डी गामा, फिर है आपने अल्मीडा पढ़ा, फिर अल्बुकर्क। तो इस तीसरे बंदे ने क्या किया था, 1503 में कोच्चि में करवाया था सबसे पहले दुर्ग का निर्माण, ठीक है। किन यूरोपियों ने भारत में जो है प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो फिर वही आपका कौन, जो सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली आए थे। लिखा है यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है कौन था आपका गाइस, अल्मीडा था, ठीक है। वास्को डी गामा ने सिर्फ खोज करी थी, था कुछ नहीं, ठीक है। 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। फिर द्वीप मतलब गाइस ऐसा दमन द्वीप वाला द्वीप। तो द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली जो है हिंद महासागर के सबसे अधिक शक्तिशाली, मतलब हिंद महासागर गाइस कहाँ है हम जानते हैं, ठीक है। भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है वो हिंद महासागर है, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो समुद्र है वो आपका सागर है, वो मतलब ओशन है, वो हिंद महासागर ही है, ठीक है। उस पर इनका कब्जा हो गया, ठीक है। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले जो व्यापार है उस पर क्या एकाधिकार स्थापित कर लिया, और यहाँ से गुजरने वाले जितने भी जो जहाज थे उनसे ये क्या करते थे, टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो भारत है, सपोज कि ये भारत का नीचे वाला पार्ट है, तो ये जो आपका है आपका इंडियन ओशन आता है, ठीक है। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। अब यहाँ से जो भी जहाज आ रहे हैं उनसे ये क्या करने लगे, कर लेने लगे, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने कर लिया है अधिकार। फिर लिखा है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है थी गाइस, कौन सी, कहाँ पे, हुगली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा है यहाँ पे जो पुर्तगाली गवर्नर जिनका नाम था नीनो दी कुन्हा, ये चौथा नाम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ने जो है मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्र की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का जो है विस्तार किया, ठीक है। फिर 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन जो है महमूद शाह से कहाँ पे सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए क्या करी थी, अनुमति मांगी थी। अब क्या लिखा है कि इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना हो गई। चटगांव जिसे जो है पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उसके द्वारा जो है उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और इसका स्थान हुगली ने ले लिया। फिर चिंसुरा में डचों ने जो है गुस्त्रावुस किले का निर्माण करवाया और श्री रामपुर डेनिसो का प्रमुख केंद्र था। तो गाइस जो इसकी व्याख्या है वो हमारी है थोड़ी न्यू, ठीक है। तो इसकी व्याख्या पे आप लिख दीजिए, हाँ रीड करना है आपको और थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें नई हैं जो हमारे नोट्स में नहीं थी। फिर यहाँ लिखा है पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ लिखा है पांडिचेरी का कब्जा करने वाले जो है पहली यूरोपीय शक्ति क्या पुर्तगाली थी, ओके। तो यहाँ लिखा है सही है, बिल्कुल यस, यानी कि जो सबसे पहले पांडिचेरी पे जो है कब्जा किया था पुर्तगालियों ने किया। फिर दूसरा लिखा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो दूसरी शक्ति थी वो फ्रांसिस थे, ओके, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दूसरा है गलत। फिर लिखा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर जो है कब्जा नहीं किया, तो तीसरा भी गलत है हमारा, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी। इसकी व्याख्या भी दोस्तों है न्यू, तो इसको भी पढ़ना है हमको, ठीक है। या उस पर लिख लो न्यू और आपको पढ़ना है जब भी आप दोबारा पढ़ें तो। लिखा है पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित करवाया। सबसे पहले किसने करवाया था, पुर्तगालियों ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पुर्तगालियों में इसके बाद डेंस और फिर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद, ठीक है, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने, मतलब इसका सेकंड क्या फ्रांसीसी थे, नहीं, तो सेकंड थे डेंस और थर्ड थे आपके डच, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने भी जो है पांडिचेरी पर जो है कब्जा किया था, 1793 में कब्जा किया था। और फिर जो है 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। मतलब हालांकि ये सबके साथ, मतलब ये इस पर सबका कब्जा हो गया एक एक करके।
फिर लिखा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने जो है अड्डा बनाया। तो गाइस किसने बनाया था, हमने देखा था जो पुर्तगाली थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें लिखा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। फिर से वही क्वेश्चन है, पुर्तगाली करते थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो इसका नाम इनका नाम है जॉब चौनॉक। तो लिखा है कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे, ये क्या नाम था इनका, जॉन चौनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर क्या है सुतानुती या सुतनौती को चुना, और ये क्या था आपका कलकत्ता का स्थल था। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के लिए व्यापार के लिए कौन सी जगह चुनी गई, ये है सुतानुती या सुतनौती या कलकत्ता का स्थल। ठीक है, तो उसे ही कलकत्ता का जो है संस्थापक माना जाता है। हालांकि 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय जो आपका कलकत्ता हाईकोर्ट है, इसकी जो है एक खंडपीठ ने जॉब चौनॉक को कलकत्ता का संस्थापक ना मानते हुए कहा है कि जो कलकत्ता है कालिकाता है जॉब चौनॉक के आगमन से पहले ही अस्तित्व में था। ठीक है, हालांकि ये इसने बोला कि सुतानुती या सुतनौती इसको इन्होंने केंद्र बनाया। ठीक है, तो इसने कहा कि भैया जो कलकत्ता हाईकोर्ट है कहता है कि भैया उससे पहले भी कलकत्ता तो अस्तित्व में था ही। इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना दिवस जो है यानी कि 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता। मतलब जो पहले माना जाता था वो अब नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब जो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन आएगा इस यूपीपीसी स्पेशल हुआ था, मेंस का क्वेश्चन है, 2004 की बात है। ठीक है, और ये कहानी एक्चुअली कब हुई है, ये जो वर्डिक्ट आया है या जो भी कोर्ट ने फैसला लिया है वो 2003 का, यानी कि करंट से रिलेटेड था क्वेश्चन। तो वैसे अगर हम कहें कि यार हिस्ट्री में कुछ करंट से रिलेटेड नहीं आ सकता, हिस्ट्री तो ऐसा भी नहीं है। हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि अभी एक करंट में जो टॉपिक चल रहा है गाइस, क्या गुजरात में है धोलावीरा। ठीक है, उसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में कर लिया है शामिल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है पेपर में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम कभी हिस्ट्री में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिएगा प्रेजेंट में एक क्वेश्चन है हमारे पास जो करंट का भी है और हिस्ट्री का भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कलकत्ता किसने बसाया था। तो गाइस क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है जॉब चौनॉक, बट अब ये आंसर आया तो हमें नहीं लगता कि इसका आंसर ही होना चाहिए। जबकि सोचिए गाइस 2003 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था, 2006 का क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर डी दे रखा है। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो किसने करी थी गाइस, देखिए सर्वप्रथम कंपनी आ जाती है, पुर्तगालीज तो ले आते हैं, ठीक है गाइस, अंग्रेज सब ले आते हैं, बट इसने कहा संयुक्त, ये इसने बात करी संयुक्त पूंजी कंपनी, तो यहाँ आता है नाम डच का। आईएएस का क्वेश्चन है गाइस, बहुत पुराना। इसमें लिखा है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ठीक है में लंदन में स्थापित जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया थी। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा जो है पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। तो बी सही है, बाकी गलत। देख लेते हैं बी क्या लिखा है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ठीक है, आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, ये सही है, बाकी गलत है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था क्या था। आइए देखते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट ओके चलिए यही पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है भारत में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, एक हो गया। दूसरा लिखा है कंपनी की जो सेना है को पश्चिमी जो प्रशिक्षण मिला था और इसके पास क्या आधुनिक हथियार थे। फिर भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें जो है अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है, तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। लिखा है कि सारे सही हैं, मतलब उपरोक्त तीनों कारण जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में जो है सहायक थे। ठीक है, कि लोगों में जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव था, मतलब नहीं थी ऐसा कुछ। ठीक है, अब ज्ञात है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट क्या है एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इसकी स्थापना की।
फिर लिखा है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो गाइस किसे था? लिवेंट कंपनी। ओके, तो लिखा है लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का जो है अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था, और 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, जो अपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। फिर है 1702 में इसने न्यू कंपनी और महारानी एनी के साथ मिलकर एक जो है त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, और 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर एक नए यानी कि यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया के रूप में जो है अपने व्यापार को बढ़ाएगी, और ये कंपनी जो है सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन है आपका यूपीपीएससी का जो कि है 2014 का क्वेश्चन। फिर लिखा है इंग्लैंड, इसमें गाइज काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको पढ़ना है। फिर इसमें लिखा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन सा गाइज? तब हमने देखा था अकबर था, और अकबर का गाइज टाइम पीरियड क्या था? 1556 से लेकर 1606 था। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। तो लिखा है कि किस मुगल सम्राट के टाइम में ऐसा हुआ। ठीक है, तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसके टाइम में किया था? जहांगीर के टाइम में किया था। तो यहाँ लिखा है कि जो जहांगीर है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, और 1613 में जो है सूरत में एक जो है स्थायी कारखाना स्थापित किया था। फिर भारत में जो है 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गाइस, अस्थायी की बात करें तो मछलीपट्टनम में, और जो अगर स्थायी की बात करें तो सूरत में। ठीक है, तो दोस्तों लिखा है कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार जो है 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद जो है कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल रहा। फिर कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया, और तदोपरांत जो है अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में जो है स्थायी रूप से जो है फैक्ट्री स्थापित की, और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाना, और जो है शीघ्र ही अहमदाबाद, फिर है बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां जो है स्थापित की। आगे बढ़ते, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने? थॉमस बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो गाइस किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, 1613 में किया था। फिर बाकी इसमें लिखा है कि किसने कब किया था। गाइस ये हम देखेंगे इसके नोट्स में देखिएगा, बिल्कुल सारे में जो है नोट्स में हम ये पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते। लिखा वर्ष 1613 में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो गाइस कहाँ मिली थी आपको? सूरत में मिली थी। फिर लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? गैस इसका आंसर है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, और बाद में क्या है ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे लिया था? ठीक है, हमने क्या एक स्टोरी देखी थी जिसमें शादी होती है, किसकी? दो जनों की शादी होती है। एक होता है जो इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं चार्ल्स द्वितीय, और जो पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं कैथरीन। इनकी शादी होती है, तो पुर्तगाली क्या करते हैं, इनको जो है उपहार में दे देते हैं बम्बई, और क्या होता है कि ये क्या करते हैं, चार्ल्स द्वितीय का 1668 में इसको क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, और 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। ये भी हम सब पढ़ चुके हैं दोस्तों, कुछ नया नहीं था इसमें। लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी कि किस अंग्रेज गवर्नर को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो गाइस किसको किया था? सर जॉन
इन्होंने क्या किया था ऐसा, इन्होंने जो हमने कहा था ना कि जो बम्बई है या जो पश्चिमी समुद्र है उस पर जो हज यात्री जा रहे थे उनको बंदी बना लिया था। कब की बात है, 1688 की बात है। तो फलस्वरूप औरंगजेब ने इनको क्या करा, निष्कासित कर दिया। मुगल शासक और औरंगजेब के सामने उसे जो है विवश होना पड़ा और अंततः जो है माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन निम्नलिखित में से एक जो कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, क्या था गाइस, हमने देखा था 2 लोग लड़ रहे थे, एक पार्टी थी आपकी जो है अंग्रेज थे और दूसरे थे आपके फ्रेंच, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, तो गाइस क्या होता है, जहाज देखिए इसमें लिखा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का क्या कर लिया गया था, अधिकरण या उस पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ लिखा है कर्नाटका का प्रथम युद्ध कब होता है आपका, 1746 से 48 के टाइम में होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध जो कि आपका 1740 में आरंभ हुआ था उसका ही विस्तार मात्र था, ठीक है। तो गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल में क्या है 1746 में क्या है युद्ध प्रारंभ हो जाता है और अंग्रेज कैप्टन क्या नाम है बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेने से जो है युद्ध का जो है तात्कालिक कारण था। फिर लिखा कर्नाटका युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो गाइस किसके, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटका युद्ध, तृतीय, द्वितीय और ये सब, तो इसमें कुछ संधि वंधि हुई होंगी, देखते हैं क्या क्या हुआ। तो गैस जो प्रथम बहुत सारे कर्नाटका युद्ध हो गए, मैसूर, बहुत सारे युद्ध हुए गैस, इसमें घटनाचक्र में ऑलमोस्ट मतलब सारे युद्ध, इनफैक्ट किसी भी युद्ध के बारे में नहीं है। तो जो प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ था वहाँ क्या होता है, एक्सला चेपले यानी कि शापिल की संधि होती है, ठीक है। जो द्वितीय कर्नाटका युद्ध होता है वो अनिर्णायक होता है। तृतीय कर्नाटका युद्ध में क्या होता है, पेरिस की संधि के अंत, और फिर लिखा है प्रथम मैसूर युद्ध यानी कि ब्रिटिश की हार। फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो गैस इसमें जो बी है वो जो वही है टाइम पीरियड है गैस, या इसकी एक काम करते हैं हम, इसकी डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं कि किसका क्या टाइम पीरियड था। तो गैस जो कर्नाटका का प्रथम युद्ध था उसका टाइम पीरियड हमने देखा था 1746 से लेकर 48 था, और जो द्वितीय युद्ध था वो आपका 1749 से लेकर 54 था, और तृतीय युद्ध जो है आपका 1758 से लेकर 60 थी, और पानीपत की तृतीय युद्ध आपका 1761 का था। फिर इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने जो है भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो है आरंभ की थी। गाइस कौन था, डुप्ले। तो हमने डुप्ले की कहानी सुनी थी गाइस, ये फ्रांसीसी था, ठीक है। तो डुप्ले ने पहली बार जो है हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। फिर डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, और ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यापार जो है नियुक्त किया था। मतलब सेना भी वहीं की थी और खर्चा भी भारतीयों का ही था, लेकिन सेना मानी किसकी जाती थी, डुप्ले की, ठीक है। तो लिखा है जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए जो है भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। और इसके बारे में क्या है, जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजना का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा, और वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता, उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे जो है अत्यधिक लाभ उठाया। चलिए लिखा है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था, तो गैस कहाँ लगाया था, सूरत में लगाया था। इसमें लिखा है लुई 40, फ्रांसीसियों की बात हो रही है, लुई 40 द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और इसका नाम देखिए क्या था, कंपनी देस इंडेज ओरिएंटलेस था, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण मतलब ये जो थी टोटल जो है इसका जो निर्माण है राज्य ने किया था, और राज्य इसका सारा खर्च देता था, मतलब समझ सकते हैं ये कुछ गवर्नमेंट कंपनी की तरह थी। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल जो है भारत को रवाना हुआ, और 1668 में क्या होता है, ये अपना जो पहला कारखाना बनाते हैं वो सूरत में बनाते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है संस्थापित हुई थी, कंपनी संस्थापित हुई थी, किसके द्वारा हुई थी गाइस, लुई 14 के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो गाइस किसे माना जाता है, कॉलबर्ट को माना जाता है। फिर लिखा है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो गाइस इसमें है हुगली और क्या है एक हुगली था आपका, एक चिंसुरा था, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं नोट्स में गाइस, हुगली और चिंसुरा,
तो गाइस इसमें देखिए क्या लिखा है, डचों ने बंगाल में पहली कंपनी जो है पीपली, गाइस ये सारा नोट्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें नया है, इसमें देखते हैं। डचों ने बंगाल में पहली जो कंपनी है पीपली में 1627 में स्थापित की थी, और इसकी कुछ ही दिनों बाद क्या है, पीपली से ये कहाँ पहुँचे हैं, बालासोर पहुँचे हैं। और डचों ने क्या है 1635 से प्रारंभ कर जो है 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। फिर 1656 के बाद क्या है, हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों ने डचों का कारखाना जो है चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। फिर है 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी जो है कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो गई थी। फिर लिखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ओके, तो कैसे बिहार का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया, हालांकि आने वाला नहीं है। इसमें लिखा है 1632 में। तो गैस इसकी आप व्याख्या एक बार देख लीजिएगा। फिर इसमें लिखा है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि गैस इसमें लिखा है अंग्रेजों को अंग्रेजों की जो फौज थी वो क्या थी, शक्तिशाली थी। लिखा है फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनके कमजोर नौसेना थी। फिर लिखा है वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि जो सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं बची थी, और दूसरी ओर अंग्रेजों के पास क्या शक्तिशाली सेना थी। मतलब अंग्रेज अगर हम बात करें ना, इंग्लैंड के पास या ब्रिटिशर्स के पास क्या थी, उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या था गाइस, उनकी जो सेना थी, नौसेना थी, वो सबसे शक्तिशाली थी। इनफैक्ट फ्रांसीसियों के पास भी इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी, और यही उनकी विजय का कारण भी था। देखा, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के में समय समय पर प्रवेश किया। तो गाइस वही आपका क्रम है। क्रम क्या था, पहले मतलब जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में गाइस क्या क्या है देखिए, लिखा है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो गाइस हम जानते हैं सबसे पहले कौन आया था, एक मिनट गाइस क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार, ओके, तो यहाँ बात हो रही है भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कौन आया अलग बात है, भारतीय व्यापार में देखिए गाइस लिखा है अंग्रेज, फिर डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज एंड डेन। तो आंसर है आपका बी। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम बताया हुआ, और वो भी गलत बताया ना गाइस। तो इसमें लिखा है इसका आंसर होगा सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर आपके अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए। तो यानी कि 4213 गाइस, 4213, ठीक है। आप इस पे मत पढ़िएगा, ये आपका पता नहीं क्या है, गलती है, ठीक है। अब लिखा है पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर और मद्रास, और यहाँ लिखा है डच। अच्छा, किसका अधिकार था में भी ये पूछा गया। तो इसमें लिखा है जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा जो है, गोवा पर किसका, पुर्तगीज़ का अधिकार, ट्रावनकोर पर आपका डेनिश है, और जो है मद्रास है गाइस, ये मद्रास लिखा है, इन पर सबसे पहले जो अधिकार हुआ वो डच का हुआ। फिर लिखा है उस क्षेत्र को पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्त होता, गाइस हमने पढ़ा था बिहार से हुआ था। फिर लिखा है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो गाइस कौन सा था, बिहार था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो गाइस कौन आया था इन सब में, डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश या पुर्तगीज। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा था इन सब में सबसे पहले आए हैं पुर्तगीज, फिर आए हैं डच, फिर आए अंग्रेज यानी कि इंग्लिश, फिर आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है। लिखा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो आपका गाइस इसमें आप सभी देख लीजिए कौन कौन से हैं, नागपट्टनम, फिर आपका चिंसुरा है, मछलीपट्टनम है, सूरत है, भरूच है, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद, पटना, यहाँ पे, ठीक है, डचों का है गाइस ये। फिर इसमें लिखा है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। इसमें लिखा है अंग्रेजों की भारत को ओके, तो यहाँ लिखा है अंग्रेजों की भारत को देन थी, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर है डी, यानी कि कोई भी नहीं यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक है। भारत को ये कुछ नहीं दिया, भूमि राजस्व का मूल्यांकन या युद्ध में चलती फिरती तोपों का जो है
उपयोग नहीं, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये सब कुछ नहीं दिया, ये सब भारत पे था ही था। आइए पढ़ते हैं। लिखा है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले ही शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था और भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का जो है प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी और छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इसमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी। कंपनी एक असंगति और परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो गाइस इसका आंसर है हेनरी डुंडास। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है गाइस, इसे हम पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 तक वह भारत में सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान रहा। ठीक है, प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडिया पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा के माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मतलब इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। फिर लिखा है एक्सला स्लापा। ठीक है, 1948 की संधि के संदर्भ में संधि के बारे में बताना है आपको। ये प्रथम जो है कर्नाटका युद्ध की समाप्ति थी। सही है, अंग्रेजों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है गाइस। ये हम पढ़ चुके हैं नोट्स में, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसकी व्याख्या। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की जो असफलता का कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर ठीक है निम्न कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। लिखा है अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन और जो है जल शक्ति का मिलना। फिर अंग्रेजों की बेहतर नौसेना, एक तो बेहतर नौसेना है गाइस, ये तो सही। ठीक है, और जो पहला है वो भी, दोनों ही सही है हमारे पास। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे और जिसमें क्या है अंग्रेजों की बेहतर नौसेना ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जो है जनधन की प्राप्ति और कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि था। ठीक है गाइस, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर होता है खत्म। ऑलमोस्ट सारा हम कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो चुका है। तो गाइस अब जो हम करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उससे वो करेंगे। तो गाइस यहाँ हम अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के संग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।